दिल्ली सल्तनत ने भारतीय उपमहाद्वीप पर 300 सालों से भी ज्यादा तक हुकूमत की। लेकिन ये सब सिर्फ तलवार के दम पर नहीं हुआ। इसके पीछे एक बहुत ही जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटिव मशीन काम कर रही थी। एक ऐसी मशीन जो लोहे की तरह मजबूत थी और कह सकते हैं घड़ी की तरह सटीक थी। और इसी मशीन ने इतने बड़े साम्राज्य को एक साथ बांध कर रखा। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये मुमकिन कैसे हुआ। मतलब एक सल्तनत ने इतने बड़े और इतनी विविधताओं से भरे इलाके पर सदियों तक अपना कंट्रोल कैसे बनाए रखा। इसका जवाब हमें मिलता है उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में। एक ऐसा सिस्टम जो वाकई में एक विशाल और बहुत ही कुशल मशीन की तरह काम करता था। तो चलिए इस साम्राज्य के ब्लूप्रिंट को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पावर के सेंटर की, यानी सुल्तान की। फिर देखेंगे कि उनकी कैबिनेट, उनकी मंत्री परिषद कैसे काम करती थी, कैसे वो दूर दराज के इलाकों को कंट्रोल करते थे। और आखिर में ये भी समझेंगे कि उनकी बनाई हुई व्यवस्था आज भी हमारे लिए क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। अच्छा, इस पूरी विशाल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीन का पावर हाउस कौन था? सिर्फ एक व्यक्ति, सुल्तान। सारी की सारी शक्ति, हर तरह की पावर बस उसी के हाथों में थी। वही शुरुआत था और वही अंत। इसे ऐसे समझिए कि सुल्तान ही सेना का कमांडर इन चीफ था, सबसे बड़ा जज था और पूरे खजाने का मालिक भी। उसकी जबान से निकला हर शब्द कानून था। सच तो यह है कि पूरा का पूरा साम्राज्य बस सुल्तान की इच्छा का एक आईना था। उसकी बात पर कोई सवाल नहीं उठा सकता था, कोई भी नहीं। लेकिन ये तो जाहिर सी बात है कि एक अकेला इंसान इतना बड़ा साम्राज्य तो नहीं चला सकता। तो सुल्तान की मदद के लिए एक बहुत ही पावरफुल और काबिल मंत्रियों की टीम थी, जिसे हम आज की भाषा में कैबिनेट या मंत्रिमंडल कह सकते हैं। यही वो सेंट्रल इंजन था जो सुल्तान के हर हुक्म को हकीकत में बदलता था। और ये सिस्टम देखिए आज के कैबिनेट सिस्टम से कितना मिलता जुलता है। वजीर जो आज के फाइनेंस मिनिस्टर की तरह पूरा खजाना संभालते थे, आरिज़े ममालिक जो डिफेंस मिनिस्टर की तरह पूरी सेना का मैनेजमेंट देखते थे। हर डिपार्टमेंट का एक हेड था और ये सभी सीधे सुल्तान को जवाब देते थे। कितना ऑर्गेनाइज था सब कुछ। चलिए अब राजधानी दिल्ली से थोड़ा बाहर निकलते हैं और ये देखते हैं कि सल्तनत ने अपने साम्राज्य के दूर दराज के सूबों पर, अपने प्रांतों पर कंट्रोल कैसे बनाए रखा। इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम अपनाया जिसे कहते थे इक्ता सिस्टम। इसमें क्या होता था कि पूरे साम्राज्य को छोटे छोटे प्रशासनिक इलाकों में बांट दिया जाता था और फिर हर इलाके की जिम्मेदारी एक भरोसेमंद अधिकारी को सौंप दी जाती थी। इस इक्ता को संभालने वाले अधिकारी को मुक्ति या इक्तदार कहा जाता था। उसकी 3 मेन ड्यूटीज थीं। पहली, अपने इलाके से टैक्स वसूलना, दूसरी, वहां लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और तीसरी, जब भी जरूरत पड़े सुल्तान को सैनिक मदद भेजना। मतलब मुक्ति उस इलाके में सुल्तान की आंखें और हाथ दोनों का काम करता था। यहां एक बात याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। मुक्ति को उस जमीन का मालिकाना हक नहीं मिलता था। वो उस जमीन का मालिक नहीं बनता था। उसे सिर्फ वहां से रेवेन्यू यानी टैक्स वसूलने का अधिकार था। जमीन हमेशा सल्तनत की ही मानी जाती थी। और हां, इसी सिस्टम ने आगे चलकर मुगलों की मनसबदारी प्रथा की नींव भी रखी। अब बात करते हैं उन 3 पिलर्स की, उन 3 स्तंभों की जिन पर यह पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा टिका हुआ था। ये थे रेवेन्यू, आर्मी और जस्टिस, यानी राजस्व, सेना और न्याय। किसी भी साम्राज्य को चलाने के लिए जो फ्यूल चाहिए होता है वो है पैसा। सल्तनत की कमाई का मेन सोर्स था खराज, जो एक तरह का लैंड टैक्स था, और जजिया, जो गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। और हां, अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट कंट्रोल और मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन करेंसी चलाने जैसे बड़े बोल्ड एक्सपेरिमेंट्स भी किए। ये उस जमाने के हिसाब से बहुत ही क्रांतिकारी विचार थे, भले ही वो पूरी तरह से कामयाब ना हुए हों। पैसों के बाद आती है असली ताकत, और सल्तनत की वो ताकत थी उसकी विशाल और डिसिप्लिन्ड सेना। ये आर्मी सीधे सुल्तान के कंट्रोल में थी और इसकी रीढ़ की हड्डी थी घुड़सवार सेना। और जब भी आर्मी रिफॉर्म्स की बात आती है तो एक नाम सबसे ऊपर आता है, अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी ने सेना में करप्शन खत्म करने और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए 2 शानदार सुधार किए, दाग और चेहरा। दाग सिस्टम में शाही घोड़ों पर एक खास निशान लगाया जाता था ताकि कोई उन्हें घटिया घोड़ों से बदल ना सके। वहीं चेहरा सिस्टम में हर सैनिक का पूरा हुलिया, पूरा डिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड किया जाता था। सोचिए, ये उस समय का एक तरह का बायोमेट्रिक सिस्टम ही तो था। और अब तीसरा स्तंभ, यानी न्याय। सल्तनत की न्याय व्यवस्था इस्लामिक कानून
यानी शरीयत पर आधारित थी। काजी और मुफ्ती जैसे अधिकारी फैसले सुनाते थे, लेकिन सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट खुद सुल्तान था। किसी भी फैसले के खिलाफ आखिरी अपील उसी के पास की जा सकती थी। तो सवाल ये है कि इस शक्तिशाली प्रशासनिक मशीन की विरासत क्या है? इसने आने वाली सदियों के लिए क्या छोड़ा? अगर हम दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन को संक्षेप में समझें तो हम देखते हैं कि ये एक हाईली सेंट्रलाइज सिस्टम था, जहां सारी पावर सुल्तान के पास थी। उन्होंने एकता जैसा इनोवेटिव सिस्टम बनाकर प्रांतों पर कंट्रोल रखा, एक मजबूत सेना बनाई और मार्केट को कंट्रोल करने के लिए ऐसी पॉलिसीज बनाई जो अपने समय से बहुत आगे थीं। और अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बहुत ही जरूरी फैक्ट्स। इक्ता सिस्टम की शुरुआत किसने की? इल्तुतमिश ने। मार्केट कंट्रोल पॉलिसी कौन लाया? अलाउद्दीन खिलजी। टोकन करेंसी का एक्सपेरिमेंट किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और जजिया टैक्स को सबसे सख्ती से किसने लागू किया? फिरोज शाह तुगलक ने। ये फैक्ट्स एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, इस 800 साल पुराने एडमिनिस्ट्रेटिव डीएनए के कौन से हिस्से आज भी हमारी मॉडर्न सरकारों के काम करने के तरीके में किसी न किसी रूप में जिंदा हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।